लाइफ में जो सामने में आने वाले ऑब्स्टेकल्स रहते हैं उनसे हैंडल करना सिखाता है साइंस। क्लियर? देखो भाई, दूसरा बात मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, हर आदमी तुमको यही बोलेगा जिस भी स्टेज पे पहुंचोगे आने वाले 1 साल या 2 साल तुम्हारे लिए मेहनत, जबकि ऐसा होता नहीं है, पूरा लाइफ तुमको मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? ऐसा बिल्कुल सोच करके मत चलो कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल में मेरा मेहनत खत्म हो जाएगा। मेहनत तुमको मरते दम तक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? तब तक तुमको मेहनत करना है। और ये बहुत ही एक फॉल्स हमारे माइंडसेट बना दिया जाता है कि कुछ साल तक के लिए मेहनत करना है, तो चाहे एक्स की जगह पे ये पूरा लिख लो, ये भी 100% करेक्ट हो जाएगा ना। तो ये जो है रिपीट हुआ है, रिपीटेड चीजों को एक बार लिख लो। तो भाई एलिमेंट यहाँ पे एक बार ही लिखोगे, 5 बार ही लिखोगे, वो तो इन्फॉर्मेशन दे दिया कि एक जो है वो इस वाले सेट का एलिमेंट है, इस वाले सेट का एक ग्रुप में का एलिमेंट है, एक ऑब्जेक्ट इसका होने वाला हो। अब भाई तुम उसको एक बार लेकर बताओ, 5 बार लेकर बताओ, तुमको तो बस बताना है कि वो एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात। तो रिप्रेजेंटेशन चाहे 2 बार लिखो, चाहे 5 बार लिखो, चाहे 1 बार लिखो, सेट के एलिमेंट्स हमारे रिप्रेजेंटेशन वही होने वाले हैं। उसको हम क्या लिख सकते हैं? एक बार। ठीक है भाई, चलो। तो बेसिकली ये जो बैच अब तुम लोग का क्रिएट किया हुआ है और जितने लोग इस वाले बैच में इनरोल हुए हो, इस बैच में बेसिकली हम लोग कंप्लीट करने वाले रहेंगे पूरे जेईई मेंस तक का सिलेबस। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, एक्चुअली में नीट और जेईई मेंस का जो लेवल रहता है वो बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ क्लासेस जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो तुम्हारे ही जो बैच रहेगा या फिर तुम्हारा जो क्या बोलना चाहिए फोल्डर है, वहां पे वो तुमको अरेंज फॉर्म में मिल जाएगा। सारे के सारे क्लासेस तुम्हारे लिए एक्सेसिबल है, आराम से जाकर के सारे क्लासेस 1 बाय 1 उसको वॉच करो। अभी उसको रिवाइज करवाने का अभी टाइम नहीं। ठीक है, कुछ टाइम के बाद में जब हम लोग लगभग सभी स्कूल्स के सिलेबस को से आगे बढ़ जाएंगे, तब जाकर के फिर हम लोग को रिवीजन करने का टाइम मिलेगा। और रिवीजन के टाइम पे फिर तुम्हारे जो भी डाउट्स रहने वाले रहेंगे थोड़े मोड़े, वहां पे वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरा चीज, इन केस क्लासेस करने के टाइम पे तुम्हारे जो भी डाउट्स आते हैं उसको पहले नोट डाउन करके रखा करो। ठीक, और हो सके तो नेक्स्ट डे या फिर जब भी तुम्हारा डाउट आ रहा है उसको अपने ही चैट में जाकर के उसको पूछ लिया करो। ठीक, तब जाकर के तुम्हारा उसमें क्लियर होते हुए चलेगा साथ साथ में, और जो भी आगे के टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले रहेंगे वो भी तुमको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इस वाले बैच के लिए ये जो है ये मैथ्स का पहला क्लास होने वाला है। ठीक, तो मैथ्स के तो तुमको पहले ही चैप्टर से देखने के लिए मिलने वाला रहेगा तुमको, मतलब कि तुम्हारे लिए क्लासेस जो है ये अवेलेबल हो गए हैं। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में अप्रोक्सीमेट 2-2 चैप्टर्स हो चुके हैं। ठीक है, और वो सारे के सारे तुम्हारे फोल्डर में अरेंज फॉर्म में है, जाओ 1 बाय 1। बहुत ज्यादा लेंथी वैसे वीडियोस तुमको मिलेंगे नहीं, मैक्स टू मैक्स 1 आवर 15 मिनट्स के अराउंड में ही सारे के सारे क्लासेस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो उसको 1.5x 1.25x 2x जितने में तुमको सुटेबल लगे उतने स्पीड में जाकर के उसको देखो, कवर करो और एक एक नोट्स प्रॉपरली बना करके रखो। तब जाकर के रिवीजन के टाइम पे तुमको समझ में आएगा कि नहीं भाई हम लोग क्या कवर किए हुए थे। ठीक है, हालांकि क्लासेस ऐसे हुए हैं कि उसको तुमको ऐसे ना समझने वाली कोई बात है नहीं, बहुत ही बेसिक लेवल से लिया गया है सारे के सारे क्लासेस, और जहां तक मुझे लगता है सारे क्लासेस तुमको आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो एग्जाम तो कंप्लीट हो गया रहेगा अभी तुम लोग का। ठीक है, तो ऑफलाइन वालों का भी एग्जाम चलो भाई, और ऑनलाइन वालों का भी जितने रहोगे, जो लोग अभी एनरोल हो चुके हो इनका भी मोस्टली का एग्जाम कंप्लीट हो चुका रहेगा। ठीक है, और जो लोग बाद में एनरोल होकर के फिर इसी वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने वाले रहोगे, तो भाई तुम्हारा एग्जाम का टाइम निकल चुका रहेगा और तब तक हम लोग कुछ ना कुछ पोर्शन जो तुम्हारे टॉपिक्स कवर कर चुके रहेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर तो मैथ्स को लेकर के हम लोग का जो सिलेबस है ये हम लोग देखो, तुम्हारे पास ऑप्शंस मैथ्स को पढ़ने के लिए बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक, जैसे एक तो तुम्हारे पास बुक जो कि सभी के पास अवेलेबल रहता है, एनसीईआरटी का बुक। ठीक है, वो एक यूनिवर्सल बुक है। उसके अलावा अगर बात करो तो बहुत सारे तुम्हारे सामने में रेफरेंस बुक्स है। क्लियर, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स है। अब मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप आगे लेते हुए चलूंगा। अब जैसे क्लास 10 से तुम क्लास 11th में आए हुए हो, तो बहुत सारे चीजें जो है वो तुमको नए जानना है। ठीक है, अब नए नए चीजें अगर एक बार में बहुत सारे एलिमेंट्स तुमको दिया जाए तो भाई तुम्हारा भेजा उसमें काम ही नहीं करेगा। इससे बढ़िया है हम लोग बहुत ही लो लेवल पे नहीं, ना ही बहुत ही हाई लेवल पे, हम लोग मॉडरेट लेवल पे अपने जो भी सिलेबस है इसको स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करते हुए हम लोग एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो जैसे बुक्स की बात करोगे तो फॉलो अगर हम लोग कौन से बुक को करने वाले हैं बोलोगे तो ये हम लोग पैटर्न फॉलो करेंगे एनसीईआरटी का। जिस हिसाब से टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं, जिस हिसाब से चैप्टर्स उसमें दिए हुए हैं, उस हिसाब से हम लोग टॉपिक्स और चैप्टर्स को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। लेकिन उनके जो एलिमेंट्स होने वाले हैं, उनके जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो हम लोग एनसीईआरटी का फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक जो है रिड्यूस करने के बाद इतना छोटा हो चुका है और उसमें एलिमेंट्स भी इतने कम हो चुके हैं कि भाई अगर एनसीईआरटी के भरोसे में रहे तो सीयूईटी भी तुम्हारा ना निकले। क्लियर, और
ट्वेल्थ के बाद में भाई तुमको कॉलेज में एंट्री लेना है, तो सभी का ये एम होता है कि किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे मेडिकल फील्ड में जाओ, चाहे नॉन मेडिकल में, टेक्निकल फील्ड में जाओ, चाहे नॉन टेक फील्ड में जाओ, ठीक है। किसी भी फील्ड में जाओगे तो तुमको बेसिक आना बहुत जरूरी है, और बेसिक के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप उसमें एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचा जाता है वो तुमको समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास कंप्लीट होते ही तुमको सीधा कॉलेज में एंट्री लेना है, और जैसे ही तुम्हारे 10th के बाद 11th आने के बाद एक डिजास्टर चेंज देखने के लिए मिलता है तुम्हारे सिलेबस में, सब्जेक्ट्स में, वैसे ही 12th कंप्लीट होने के बाद जिस भी कॉलेज में एडमिशन लो, जिस भी फील्ड में जाओ, ठीक है, किसी भी फील्ड में जाओगे वैसे ही तुमको एक डिजास्टर चेंज देखने के लिए मिलने वाला रहेगा। तो अभी 10th से 11th में आने के बाद चेंज को यहां पे जिस हिसाब से तुम अडॉप्ट कर पाओगे, ऐसे ही अडॉप्टेशन तुम्हारा रहेगा भाई 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद। तो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जितने भी नए एलिमेंट्स तुमको देखने के लिए मिलेंगे, जितने भी नई चीजें इंट्रोडक्शन में मिलने वाले हैं, उन सब को जल्दी से जल्दी उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। कुछ चीजें समझ में अभी नहीं आएगा लेकिन आगे में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए तुमको टॉपिक्स पे आगे बढ़ना है। हम लोग बहुत ही मॉडरेट लेवल पे चलेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि तुमको बोरियत फील होना चालू है, भाई ये सब चीजों तो आता ही है अपने को, ठीक। और ना ही हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेते हुए चलेंगे ताकि तुमको ये फील होना चालू है भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, क्लियर। तो हम लोग बहुत ही मॉडरेट लेवल से लेते हुए हम लोग चलेंगे। और ध्यान देना, भले ही तुमको यहाँ पे बहुत सारे नए नए चीजें देखने के लिए मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए सारे टॉपिक्स जो है नए होने वाले रहेंगे। टॉपिक्स जो है ये तुमको पुराने वाले चैप्टर्स के या पुराने वाले साल में जितने पढ़े हुए थे वैसे ही देखने के लिए मिलने वाले हैं, बट थोड़े से उसमें एडवांस एलिमेंट्स तुमको और कवर करने हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। बाकी सिलेबस की बात करोगे, 11th और 12th का सिलेबस साइंस फील्ड में, अब साइंस में क्या क्या आते हैं, तुम्हारे दोनों स्ट्रीम्स आ जाते हैं, एक तो तुम्हारे बायोलॉजी के भी स्ट्रीम इसमें इंक्लूड होते हैं और दूसरे मैथ्स वाले भी इसी में आते हैं, ठीक है। बायो वालों को मेडिकल फील्ड बोला जाता है, तुम लोग आ जाओगे नॉन मेडिकल में, क्लियर। तो जो भी हो 11th में, अब जैसे नॉन मेडिकल फील्ड में आ चुके हो, तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन है सिलेबस, ठीक। साइंस स्ट्रीम में अगर दोनों ही फील्ड्स को अगर लेकर के चलते हो तो मेरे को, क्योंकि मैं तो दोनों ही सब्जेक्ट्स में कवर करवाता हूं, तो मेरे हिसाब से अगर बोलोगे तो मैं मैथ स्ट्रीम को इजी मानूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो दो चीजें हो जाती है, एक तो बायो स्ट्रीम वालों का, मेडिकल फील्ड वालों का सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है, हालांकि 12th में थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है तो उनमें उनको थोड़ा सा ईज देखने के लिए मिलेगा, बट 11th की बात करोगे तो वहां पे उनका सिलेबस जो है ये भर भर करके है, और बहुत सारी चीजें जो है वो याद करने वाली चीजें हैं, क्लियर। तो एक तो उनका सिलेबस भी ज्यादा, ऊपर से रट्टा मारने वाली चीजें बहुत ज्यादा, ठीक है। और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको कि उनको नए देखना है, जिनके बारे में उन लोगों ने पहले क्लासेस में अगर पढ़ा भी हुआ रहेगा तो भाई रट करके पढ़ा हुआ रहेगा, और रटे हुए चीजें तो वैसे भी भेजे में रहता है नहीं। अब जैसे तुम्हारी बात किया जाए, तुमको अगर बोला जाएगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री तुमको पता है कि नहीं, तो भाई ज्यादा कुछ पता हो ना हो, ट्रिग्नोमेट्री के 6 ऑपरेटर्स का नाम बता दोगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होता है, उसके अलावा उसके जो 3 आइडेंटिटीज पढ़े हुए तो वो याद रहेंगे। तो भाई मैथ्स जो रहता है ये रिलेटिव होता है, तुम क्लास 1 में भी जो मैथ्स पढ़े हुए रहोगे उसका भी तुम्हारा यूज तुमको हर साल करना होता था, ठीक है। और मेडिकल फील्ड वालों का क्या हो जाता है कि जैसे बायो के सेक्शन में जो क्लास 6 में पढ़े हुए रहेंगे क्लास 7 में स्किप हो जाएगा, वो फिर आगे चल क्लास 9 में देखने के लिए मिलने वाला होगा उनको, ठीक है। तो बीच में जो गैप हो जाता है उनको रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता साइंस स्ट्रीम वालों, मतलब कि मेडिकल स्ट्रीम वालों, ठीक है। तो उनका रिवीजन बीच बीच में ना होने की वजह से चीजें जो है उनको चीजों पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है 11th क्लास में आने के बाद, ठीक। और वही मैथ स्ट्रीम का बात अगर करोगे तो इसमें क्या है, तुम्हारे अप्रोक्सीमेट सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, एक आध दो चैप्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो अप्रोक्सीमेट सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका कि बेसिक के बारे में तुम पढ़ते हुए आए हो और मैथ चीज लिए हुए हो। बोलने का मतलब हर साल तुम्हारा जो एलिमेंट्स होता है वो रिवाइज होते जाता है, मतलब तुमको ही उसको रिपीट करना पड़ता है भाई। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो क्लास 1 में सीखे हुए रहोगे या उससे भी कम क्लास में एडमिशन में सीखे हुए रहोगे, उसी का यूज तुमको 11th में भी करना है, उसी का यूज तुमको हायर स्टडीज में भी करना है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का पैटर्न थोड़ी चेंज हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया बात। तो इस हिसाब से मेरे को बोलोगे तो मैं तुमको बहुत बढ़िया बोलूंगा भाई कि तुम्हारा इंटरेस्ट मैथ्स में आया और मैथ स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिए, तुमको ईज पढ़ने वाला होगा एज कंपेयर टू क्या बोलना चाहिए मेडिकल फील्ड, ठीक है। तो अब देखो मेरिट डिमेरिट सारे ब्रांचेस के होते हैं। अब मेडिकल फील्ड वालों की अगर बात किया जाए तो मेडिकल फील्ड वालों के लिए है क्या कि देखो तुमको अब से
रिलेटिव और जो हम लोग को अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है उस बेसिस पे पढ़ते हुए चलना है। समझ में आ रहा है बात? तो देखो मेडिकल फील्ड वालों के लिए उनका अपना बेनिफिट भी है, उनका अपना लॉसेस भी है अपने सब्जेक्ट को लेकर के। वही मैथ वालों के लिए अपना बेनिफिट होता है, अपना लॉसेस होता है अपने सब्जेक्ट को लेकर के। तो बायो वालों के स्ट्रीम की बात करोगे तो उन लोग के लिए क्या हो जाता है कि भाई अगर वो लोग अभी 2-3 महीना नहीं भी पढ़े, ठीक है, 2-3 महीना वो लोग अभी गैप कर दिए, उसके बाद फिर एग्जाम के टाइम पे आए, बैठ करके रट्टा मारना है स्टार्ट किए, 1 हफ्ते में उनका पूरा प्रिपरेशन हो गया, जाकर के एग्जाम में लिख करके भाग आए भाई। क्योंकि कॉन्सेप्ट वाली चीज जो है वो उनके भी भेजे में परमानेंट रहता है, ठीक है। जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट रहेगा वो तो एक स्टोरी टाइप का रहता है, वो तो दिमाग में छपा हुआ रहता है, चीजें याद करने के लिए रहता है, उनको बोलोगे तो फिर फैक्ट्स क्लियर। और तो भाई वो लोग अगर बीच में कुछ गैप करके भी अगर अपना कंटिन्यू करेंगे तो भी उनका काम चल जाएगा बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के। लेकिन मैथ्स वालों के लिए क्या है, मैथ्स को अगर तुम रेगुलरिटी में नहीं रखोगे, मैथ्स को अगर कंटिन्यूटी में नहीं रखोगे, डेली बेसिस पे बैठ करके, जैसे कोचिंग अगर डेली आना है तो कोचिंग पहुंच गए, जिस दिन कोचिंग है भाई बाकी दिन भूल जाओ, लेकिन जिस दिन कम से कम कोचिंग जा रहे हो उस दिन का उसी दिन मैथ्स को कंप्लीट करना तुम्हारे लिए जरूरी है। तब जाकर के तुमको उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखने पढ़ने के लिए मिलने वाले हैं। बायोलॉजी स्ट्रीम वालों के लिए या फिर मेडिकल स्ट्रीम वालों के लिए बोलोगे तो उनके जो फैक्ट्स रहते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, उनके फैक्ट्स जो रहेंगे वो लिमिटेड होंगे। भाई अतड़ी फेफड़ा गुर्दा जितना चीज है हमारे बॉडी में, उसके लिए मैक्सिमम उनके मेडिकल तक पहुंचने के लिए जितना उनको पढ़ना है भाई उतना ही कवर करना पड़ेगा। तो भाई उनको अभी से थोड़ी पीएचडी करना है कि एक एक चीज को उठा उठा करके उसके लिए पोथी छापना चालू करेंगे, ठीक है। लेकिन मैथ स्ट्रीम वालों के लिए क्या हो जाता है, टॉपिक तो तुम्हारा सेम रहने वाला होगा, लेकिन क्वेश्चन के वेरिएंट्स उसमें घुमा घुमा करके दे देगा, और वो तुमसे तभी डील हो पाएगा जब प्रैक्टिस तुम्हारा रेगुलर बेसिस पे रहे, ठीक है, कंटिन्यूटी में रहे, बेसिक्स प्रॉपरली क्लियर रहे, ठीक है। चीजें रट्टा नहीं मारना, लेकिन बेसिक्स तो भाई भेजे में क्लियर रहना चाहिए, तब जाकर के आगे के क्वेश्चंस बना पाओगे, ठीक। तो अपने अपने सब्जेक्ट से सभी के मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं। अब जिस स्ट्रीम में तुम आ चुके हो, अब तुमको इसमें से मेरिट्स हो डिमेरिट्स हो, जो भी सिचुएशंस हो, पॉजिटिव एनवायरमेंट मिले नेगेटिव एनवायरमेंट मिले, जो भी हो, अब डील तो तुमको मैथ्स को ही लेकर के आगे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी एक बार के लिए मैं सारे बैचेस को बोलता हूं जो भी साइंस में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, साइंस में एडमिशन लेने वालों के लिए मेरा पहला यही वार्निंग समझ लो या फिर तुम्हारे लिए सजेशन समझ लो, ये तो है भाई, साइंस में आ चुके हो तो तुमको अपना रेगुलरिटी खुद से मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे तुम किसी भी स्ट्रीम से रहो। दूसरे किसी ब्रांच में गए हुए रहते तो उसमें क्या है, उतना रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करना पड़ता, चाहे तुम कॉमर्स में चले जाओ या फिर ह्यूमैनिटी में चले जाओ, बट साइंस स्ट्रीम में आए हुए हो तो तुमको रेगुलरिटी मेंटेन करना है। सेकंड पॉइंट, साइंस स्ट्रीम में आए हुए हो तो साइंस स्ट्रीम का एक ही डिमांड रहता है, हार्डवर्क, मतलब मेहनत तो भाई ये तुमसे मांगेगा। बिना मेहनत का तुम सोचोगे कि नहीं 11th-12th अच्छे से क्लियर हो, मैं तुमको बोल रहा हूं 11th-12th तुम बिना मेहनत का क्लियर कर भी लोगे, क्योंकि ये अभी तुम्हारा स्कूल लाइफ है, ठीक। इसके तुरंत बाद 12th कंप्लीट होने के ही बाद तुमको टाइम भी 1 साल का गैप नहीं मिलने वाला है, जस्ट कुछ एक महीने में ही तुम्हारे भर भर करके एग्जाम्स होने वाले हैं, जेई का एग्जाम आ जाएगा, सीयूईटी का एग्जाम आ जाएगा, ऊपर से और भी किसी फील्ड में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी फिर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स आ जाएंगे, तो तुमको और अलग से प्रिपेयर करने का टाइम ही नहीं मिलने वाला है। दूसरा चीज समझो, अगर टाइम तुम अलग से 1 साल ड्रॉप लेकर के प्रिपेयर करने की कोशिश करोगे तो भाई 1 साल में तुम्हारे इतने कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाएंगे कि तुमको उनसे डील करने में और ज्यादा माथापच्ची करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं हर नया आने वाले बैच को साइंस में यही सजेस्ट करता हूं कि तुमको मेहनत करना है, रेगुलरिटी मेंटेन करना है, पेशेंस रखना है, ये 3 चीजों को दिमाग में बिठा लो और इसी के हिसाब से तुमको आगे अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है। अगर अभी देखो 10th में सीबीएसई जो है वो भर भर करके परसेंटेज दे देता है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट। सीबीएसई जो है 10th में भर भर करके परसेंटेज दे देता है। दूसरी बात, हमारा सोशल एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें कि हमारे सोसाइटी में अगर साइंस स्ट्रीम में कोई अगर स्टूडेंट आया हुआ है तो भाई उसको बाकी स्ट्रीम के स्टूडेंट से कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर समझा जाता है, भाई ये माइंडसेट है हमारे यहाँ का, ठीक। तो स्टूडेंट्स के लिए मुसीबत क्या हो जाता है यहाँ पे, एक तो 10th में परसेंटेज देख करके वो थोड़े से मोटिवेटेड फील कर लेते हैं, ऊपर से हमारा सोशल एनवायरनमेंट ऐसा है कि भाई साइंस स्ट्रीम में हो तो तुमको 11th लेवल से ही थोड़े से प्रायोरिटी दिया जाता है सोसाइटी में, ठीक। तो इसमें कुछ बच्चे जो है वो इन्फ्लुएंस होकर के साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं, क्लियर, जो कि आगे चल करके ना मेहनत करने के लिए एग्री होते हैं, ना उनके पास पेशेंस होता है, ठीक है, और ना ही वो कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाते हैं। तो भाई 2 साल में तुमको अपने आगे के लाइफ के लिए बेसिक सीखना है
और इसी में अगर तुम अपना कंटिन्यूटी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करोगे तो भाई साइंस स्ट्रीम में आने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं निकलेगा। इससे बेटर है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, और भी तुम्हारे पास भरे पड़े हैं ब्रांचेस, ठीक है, चाहे एग्रीकल्चर ले लो, चाहे कॉमर्स ले लो, चाहे ह्यूमैनिटी ले लो, वो इतने ज्यादा रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी और मेहनत का डिमांड नहीं करते, क्लियर, और ना ही इतना ज्यादा पेशेंस का रिक्वायरमेंट होता है। अब भाई मैथ्स में आए हुए हो या साइंस स्ट्रीम में आए हुए हो, एक बार में चीजें समझ में आएगा नहीं, हो सकता है दूसरी बार में भी ना आए, हो सकता है 5 बार समझाने पे भी समझ में ना आए, हो सकता है डिफरेंट सोर्सेज को भी ऑब्जर्व करने से ना आए, लेकिन हो सकता है कि एक आध दो चैप्टर आगे बढ़ने के बाद कुछ एलिमेंट्स तुमको ऐसे जानने सुनने के लिए मिल जाए ताकि वो उसके बारे में समझ डेवलप कर दे, और वही चीज जो तुमको पहले समझ में नहीं आया था वो बाद में समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो ये चीजें साइंस में देखने के लिए तुमको मिलने वाला होगा, ठीक है। जबकि आर्ट्स कॉमर्स के साथ में ये चीजें होता नहीं है, तो वो लोग को क्या है, एक टॉपिक जो स्टार्ट कर दिए, हाँ तो भाई उसके बारे में डिटेल स्टोरी वगैरह देख लिए, फैक्ट्स देख लिए, तो उनका पूरा डिटेल नॉलेज वहीं पे कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया बात। अब भाई हिस्ट्री में कोई मान लो एक मौर्यन एम्पायर का पढ़ा हुआ रहेगा, तो उसको और गुप्ता एम्पायर में ला करके ठूसने का क्या मतलब है, जो कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़ लिए, जो फैक्ट्स वहां पे कंप्लीट कर लिए, वहीं पे उनका काम हो गया भाई। तो इस बेसिस पे अगर देखोगे तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। तो ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये स्ट्रीम का डिमांड होता है, समझ में आ गया। अब इसमें डर करके कोई अगर छोड़ दोगे तो भाई तुम साइंस के लिए बने ही नहीं थे, और अगर हिम्मत करके आ गए और जूझना चालू कर दिए, 2 साल मेहनत कर दिए। देखो भाई दूसरा बात मैं तुमको ये बोल रहा हूं, हर आदमी तुमको यही बोलेगा, जिस भी स्टेज पे पहुंचोगे आने वाले 1 साल या 2 साल तुम्हारे लिए मेहनत है, जबकि ऐसा होता नहीं है, पूरा लाइफ तुमको मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। ऐसा बिल्कुल सोच करके मत चलो कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल में मेरा मेहनत खत्म हो जाएगा। मेहनत तुमको मरते दम तक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। तब तक तुमको मेहनत करना है, और ये बहुत ही एक फॉल्स हमारे माइंडसेट बना दिया जाता है कि कुछ साल तक के लिए ही मेहनत करना है। समझ में आ रहा है बात। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ हो सकता है कि तुमको बुक्स पे मेहनत ना करना पड़े, दूसरे फील्ड पे मेहनत करना पड़े। बात क्लियर हो रहा है मेरा। एकेडमिक लाइफ क्लास 12 तक रहते तक तुमको ज्यादा मेहनत बुक्स पे करना पड़ता है। जैसे ही तुम्हारा 12th लाइफ कंप्लीट हो जाएगा, स्कूल लाइफ कंप्लीट हो गया, कॉलेज में जैसे ही एंट्री लिए, अब तुम्हारा एक्चुअल लाइफ स्टार्ट होता है। तब तुम्हारा फोकस बुक्स वगैरह पे ज्यादा ना होकर के तुम्हारा फोकस अब अपने लाइफ को सेट करने की तरफ जाता है। समझ में आ रहा है बात। तो भाई मेहनत तो करोगे ना, फिर भी उसमें बुक्स पे ना किया तो अपने लाइफ को सेटल करने के लिए मेहनत करोगे। तो मेहनत लाइफ में कभी खत्म नहीं होगा। साइंस स्ट्रीम में आने के लिए बेनिफिट एक ये मिल जाता है कि ये तुमको 2 साल में अगर सीरियस हो गए तो तुमको ये लाइफ में मेहनत करना सिखा देगा। समझ में आ रहा है बात। और एक बार अगर मेहनत करना सीख गए तो भाई लाइफ में तुम्हारे सामने में कोई सा भी ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई सा भी रुकावट आ जाए, आराम से उसको क्रॉस करके निकल सकते। समझ में आ गया। लाइफ में जो सामने में आने वाले ऑब्स्टेकल्स रहते हैं उनसे हैंडल करना सिखाता है साइंस। क्लियर। तो ये था भाई तुम्हारा स्ट्रीम को लेकर के, तुम्हारे आगे के थॉट प्रोसेस को लेकर के थोड़ा सा इंट्रो। अब हम लोग यहां से ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने चैप्टर पे उतरते हैं, ठीक है। जिस टाइम पे ये क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स के स्कूल्स में एक आध 2 चैप्टर कंप्लीट हो ही चुके रहेंगे। इस बार का क्या हुआ है कि हम लोग को स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया है, तो अभी तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते तक मैं थोड़े से स्पीड को स्लो करते हुए लेकर के चलूंगा। जैसे ही मुझे अंदाजा लग जाए कि नहीं भाई अब पकड़ में आ चुके हो, फिर हम लोग चीजों को स्पीड में निकालते हुए चलेंगे। दूसरा चीज, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आरडी शर्मा में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं। समझ में आ रहा है बात। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, उसको तो बाद में डील करते हैं। आरडी शर्मा के हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, बाकी मैं तुमको इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा यहाँ पे हर चैप्टर से रिलेटेड कि आरडी शर्मा से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठाओगे तो तुमसे बन जाएगा, ठीक है। तो मैं तुमको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस सारे कवर करवाऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी को कवर करने का जिम्मेदारी है तुम्हारा। आगे बात इतना समझ में, ठीक है। दूसरा चीज, आरडी शर्मा के क्वेश्चंस करने के टाइम पे हमारे 90 से भी मोर देन क्वेश्चंस जो रहेंगे वो एनसीईआरटी के कवर होते हुए चलेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के छूटेंगे, मैं पहले ही तुमको बता दे रहा हूं। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के छूटने वाले रहेंगे वो तुमसे सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन छूटेंगे। बोलने का मतलब यह है कि आरडी शर्मा में जो उससे थोड़े से हाई लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अगर मैं तुमको उससे डील करवा दूं तो भाई उससे इजी लेवल का क्वेश्चन तो बना ही लोगे, ठीक है। तो ये मत समझना भाई कि हमारे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन छूट गया है। अब जब मैथ स्ट्रीम का में आ चुके हो तो हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद लोअर लेवल का तुमसे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाना चाहिए,
ये भी अपने में डेवलपमेंट लेकर के आओ धीरे धीरे। ठीक है, तो चलो भाई ठीक है, हम लोग अब अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मैथ्स का तुम्हारा जो सबसे पहले नंबर का चैप्टर है ये है सेट्स। ठीक है, सेट्स, तो हेडिंग लगा लो सेट्स। सेट्स, ठीक है। तो देखो, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इस पे खींचेंगे नहीं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका कि डायरेक्ट यूज तुमको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत रेयरली देखने के लिए मिलता है। लेकिन दूसरे तरफ देखोगे तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि जो कि तुम्हारे आगे आने वाले चैप्टर्स का बेस बनाने वाला है। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, बिना सेट थ्योरी जाने, बिना सेट को समझे, बिना इसके एलिमेंट्स को समझे तुम आगे के चैप्टर्स डील ही नहीं कर पाओगे। तो दो चीज है, एक तो बहुत बेसिक चैप्टर है जो कि आगे के तुम्हारे फंडामेंटल को डेवलप करने वाला रहेगा। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से उठा करके दिए नहीं जाते, क्योंकि बहुत हलवे टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग बहुत डीप में यहां पे जाने वाले हैं नहीं, सरफेस से निकालेंगे उतना ही हम लोग कवर करेंगे जितना कि तुम्हारे आगे वाले आने वाले टॉपिक्स चैप्टर्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला रहेगा। ठीक है, बाकी ये मत समझो कि यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो तुमसे छूट जाएगा। यहां से आने वाला कोई भी क्वेश्चन चैप्टर एंड होते होते तक तुमको अंदाजा हो जाएगा कि तुमसे नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो चलो भाई ठीक है, सेट्स के लिए हम लोग देखते हैं कि सेट्स को सबसे पहला तो हम लोग डिफाइन ही कर लेते हैं। किसी भी बुक को उठाओगे, किसी भी बुक को उठाओगे, वन लाइन में इसको डिफाइन किया जाता है, बोल, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सेट्स हम लोग किसको बोलेंगे? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलो, एलिमेंट्स बोलो, या मेंबर्स बोलो, जो बोलना है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स, डेटा, जो लेना चाहो। ठीक, तो ये सारे के सारे टर्म्स जो रहेंगे ये तुम्हारे कुछ कुछ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले रहेंगे, जितने अभी हम लोगों ने बाद में बोला है, बोलने का मतलब ऑब्जेक्ट के साथ में। तो यहां पे देखो, ये जो डेफिनेशन है यहाँ पे एक, इसी डेफिनेशन में तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, मतलब क्वेश्चंस के आंसर छुपे हुए हैं। ठीक, जो अभी हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन से डील करने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले तुमको इस डेफिनेशन में से ये जो टर्म दिया हुआ है वेल डिफाइंड, ये तुम्हारे लिए अच्छे से समझ में आना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे वेल डिफाइंड की बात किया हुआ है, बोलने का मतलब अगर बोला जाएगा कि नंबर ऑफ बॉयज या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास, ठीक, तो भाई इसके लिए आंसर सभी के लिए अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, कोई बोलेगा कि 10 गर्ल्स है 10 बॉयज हैं, कोई बोलेगा 15 गर्ल्स है 15 बॉयज है। भाई वो डिपेंड करेगा उसके माइंडसेट में कौन से क्लास को वो लेकर के आया हुआ है। वहीं अगर बोला जाएगा कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स इन योर क्लास, तो भाई इसमें स्पेसिफाई कर दिए, तुमको समझ में आ गया। अब तुमको बताना है अपने क्लास में कितने बच्चे हैं, तो भाई तुम्हारे क्लास में अगर 10 बच्चे रहेंगे तो उसको तुम भी 10 बच्चे बताओगे, तुम्हारे स्कूल का कोई सा भी मेंबर वहां पे उसको उनको 10 ही बच्चे बताने वाला रहेगा। तो वो जो वहां पे नंबर आया हुआ है या वो जो वहां पे एलिमेंट्स थे वे वेल डिफाइंड थे, हर एक आदमी उसके लिए आंसर वही प्रोवाइड करेगा। क्लियर, तो ऐसे ऐसे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक सेट बोलते हैं। आगे इतना बात समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएंगे भाई सेट्स। तो अब सेट्स के लिए तुमको पहले कुछ क्वेश्चन से डील करना है, तो मैं बहुत ही इजी लेवल के, हो सकता है तुम्हारे स्कूल में इनको करवा दिया गया रहे, फिर भी हम लोग इसको डील करते हुए चलते हैं। देखो, कोशिश करना, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी के स्कूल्स में चैप्टर हो चुका है, तो कोशिश करना भाई कि इसके आंसर्स दे दो। मैं तुमको 2 मिनट का टाइम दे दूंगा और उसके बाद मैं सारे के सारे आंसर्स यहाँ पे बताऊं। ठीक है भाई, तो ये है तुम्हारे पहले नंबर का क्वेश्चन। एक बार रीडिंग करो और जो 10 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं तुमको बताना है कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। ऊपर से रीजन भी सोच करके रखे हुए रहना कि क्यों वो सेट है या क्यों नहीं है। हो गया होगा? 10 क्वेश्चन हो गए। चलो भाई अब एक एक करके डील करते हैं। देखो जल्दी जल्दी। बोल रहा है पहले नंबर पे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। भाई सेट है, सीधी सी बात,
मतलब 1 से लेकर के 49 तक के सारे नंबर उसमें सभी लोग बोल देंगे। क्लियर। सेकंड इस पे क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अब भाई कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स बोलेंगे तो भाई उसमें सभी के अपने अपने पर्सपेक्टिव है देखने का, तो सभी के लिए गुड हॉकी प्लेयर्स अलग अलग होने वाले हैं, तो ये सेट नहीं होगा, सीधी सी बात। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, सेट होगा, ठीक है, सेट होगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो भाई इसमें मोस्ट टैलेंटेड सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव रहेंगे, तो ये भी सेट नहीं होगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, ये भी सेट नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान के हिसाब से डिफिकल्टी अलग अलग होते हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से डिफिकल्टी उसमें से सिलेक्ट करने वाले रहेंगे। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो भाई मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल्स हैं हर एक आदमी उसी को बताएगा। क्लियर, तो ये एक सेट होगा। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, सीधी सी बात है, महीने में पूरे 12 महीने हैं, जो जो महीना जे से स्टार्ट हो रहा है सब लोग उसी का नाम लिखेंगे, तो ये भी एक सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, एन, अच्छा ये है आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन, तो भाई इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है सभी के आंसर्स क्या है, वही है भाई। अगर वो आंसर नहीं है तो दूसरा कुछ लाया हुआ रहेगा कोई आदमी, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो एक्चुअल में अगर आंसर की बात किया जाए तो ये क्या होगा, सभी के लिए सेम होगा, तो ये भी एक सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो डेंजरस एनिमल्स बोलने का मतलब डेंजरस सभी के लिए अलग अलग होता है, किसी के लिए चिपकली भी डेंजरस होता है, किसी के लिए डायनासोर भी डेंजरस नहीं होता, ठीक है, तो इस हिसाब से ये एक सेट नहीं होगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, सबके लिए प्राइम इंटीजर सेम होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, सेट हो जाएगा। आगे इतना समझ में, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे सेट को लेकर के क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में कुछ सिंबल्स और रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है, जिनके बारे में तुमको जानना है, और वही तुमको चीजों को पढ़ने के लिए, उनको प्रोनाउंस करने के लिए हेल्प करने वाले रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। जैसे नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना, सिंबल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सिंबल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। देखो सबसे पहले नंबर पे तो हम लोग नंबर सिस्टम की बात करेंगे। ठीक, तो नंबर सिस्टम में सभी को पता है भाई, नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, होल नंबर्स को डब्ल्यू से, इंटीजर्स को जेड से, तो इसको एक लिस्ट बना करके लिख लो यहां, एन ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, इसके बाद होल नंबर्स का यूज नहीं होता, उसको भी इग्नोर करो। इसके बाद आ जाएगा यहां पे तुम्हारा जेड, जेड हो जाएगा इंटीजर्स। ठीक, नेक्स्ट, इसमें से दो चीजें आता है, ध्यान देना, एक होता है जेड पॉजिटिव और एक हो जाएगा जेड नेगेटिव। इसमें से ये जो हो जाएंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। अब भाई इतना तो बैल बुद्धि के रहोगे नहीं कि इनमें नंबर कौन कौन से आते हैं ये पता ना रहे। नेचुरल नंबर जो रहता है ये 1 से स्टार्ट होता है, जाता कहां तक है बोलने से, इंफिनिटिव तक, ठीक है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, हालांकि बारे में उसके बारे में हम लोगों ने लिखा नहीं है। इंटीजर जो रहेगा ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डायरेक्शन में जाता है। चलो, तो मेरे को थोड़ा सा ऑनलाइन वाले बता देना भाई चैट में ही कि जीरो किस में आएगा, जीरो इंटीजर के पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से इंटीजर में आएगा इधर, हाँ मतलब जीरो जो है ना ही पॉजिटिव में आएगा और ना ही नेगेटिव में आएगा, यही है ना, ठीक है, ध्यान देना। जो हम लोगों ने सेकंड नंबर पे सेट बनाया हुआ है इसमें जीरो इंक्लूडेड होगा, और जो हम लोगों ने थर्ड नंबर पे सेट बनाया हुआ है इसमें जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि जीरो जो है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर का पार्ट होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर का पार्ट होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर को एक तरीके से नेचुरल नंबर हो जाएंगे,
तो दूसरा चीज ध्यान देना यहाँ पे, मोस्टली केसेस में जहां पे भी हम लोग को नेचुरल नंबर का सेट दिखता है, तो भाई नेचुरल नंबर जो है वो थोड़े से छोटे साइज में रहता है एज कंपेयर टू इंटीजर्स। इंटीजर्स उससे ज्यादा नंबर्स कवर करता है। तो जब भी हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑप्शन में आएगा कि नहीं भाई हम लोग किसी भी एक नंबर ग्रुप को नेचुरल नंबर माने या पॉजिटिव इंटीजर माने, तो उसमें तुमको प्रायोरिटी पॉजिटिव इंटीजर को देना है। ठीक है, जो लार्जर नंबर ग्रुप को कवर कर रहा होगा तुम रिप्रेजेंट उसी से करने की कोशिश करना जब तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा। और अगर तुमको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि नहीं भाई उसको नेचुरल नंबर ही लेना, तो तुम्हारी मजबूरी है उसको नेचुरल मानना। क्वेश्चन में ही बोल दे कि उसको इंटीजर ही लेना, तो भाई तुम्हारी मजबूरी है उसको इंटीजर मानना। क्लियर? तो इस हिसाब से इसको फिर डील करेंगे आगे में। ये हो गया। नेक्स्ट ये आ जाएगा क्यू। क्यू किसके लिए होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक, इसके बाद ध्यान देना इसमें क्यू प्लस और क्यू माइनस आ जाएंगे, इसको लिख लेना अपने से ही। सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर, ध्यान देना इसमें भी जीरो इंक्लूड नहीं होगा। आया बात इतना समझ में? इसमें भी जीरो इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट एक अपने नॉलेज के लिए लिख लो, बुक्स वगैरह में नहीं लिखा रहता, क्यू डैश। क्यू डैश इसको हम लोग बोलते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जैसे क्यू जो है ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है ये इरैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट आर। आर जो रहेगा इसको हम लोग यूज करने वाले हैं रियल नंबर्स के लिए। इसको हम लोग यूज करने वाले हैं रियल नंबर्स के लिए। सेम वैसे ही जैसे इंटीजर्स और रैशनल से बने हुए थे, इसमें भी हो जाएंगे भाई आर प्लस और आर माइनस, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स और नेगेटिव रियल नंबर्स। जो भी हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में लिया हुआ है, किसी भी सेट में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। किसी भी सेट में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। हो गया? ये हो गया। चलो भाई ठीक। अब जैसे हम लोग बात करेंगे यहां से आगे का, तो इसके बाद ध्यान देना सेकंड नंबर। वो तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम का देख लिया। अब इसमें कुछ सिंबल्स जो रहेंगे ये तुमको यूज करने हैं, जैसे ये कॉलन का साइन देखने के लिए मिलेगा या फिर ऐसे सीधा लगे। क्लियर? इसका मतलब हो जाएगा सच दैट। इसका मतलब हो जाएगा सच दैट। नेक्स्ट ये ई टाइप से तुमको देखने के लिए मिलने वाला है, इसको बोलेंगे हम लोग बिलोंग्स टू। ठीक, वहीं ई लिख करके ऐसे काटा मारा होगा इस पे, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, उसके बाद एक सिंबल तुमको और देखने के लिए मिलता है ऐसे वी करके, ये यहां से ऐसे उल्टा ए टाइप का बनाया हुआ है, इसको बोलेंगे फॉर ऑल। फॉर ऑल। क्लियर? हो गया? ठीक है, तो भाई अभी आज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए हमारे लिए इतना ही सिंबल्स इंपॉर्टेंट थे। इतना सिंबल बस तुमको जानना था। अब इसके बाद ध्यान देना, बिलोंग्स टू यहां पे जो लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है रिलेट करना। बिलोंग्स टू का मतलब होता है रिलेट करना। ठीक है, तो बिलोंग्स टू का मतलब हो जाएगा रिलेट करना। रिलेट कैसे करेगा? मान लेते हैं कोई सा भी सेट एक हो जाए, जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक सेट लिया हुआ है एन। एन बोलने का मतलब नेचुरल नंबर का। अब नेचुरल नंबर में जो है ये जीरो नेचुरल नंबर में आता है क्या? नहीं आता, सीधी सी बात। तो जीरो जो है ये नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं करेगा। समझ में आ गया? वही नेचुरल नंबर के केस में 1 2 3 4 कोई सा भी ले लोगे तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा वो। ठीक है, तो बिलोंग्स करने का मतलब होता है, या बिलोंग्स टू का मतलब हो जाएगा कि भाई उस सेट के एक एलिमेंट के फॉर्म में वो टर्म होने वाला है। आ गया बात इतना समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएंगे भाई इतने के लिए तुम्हारे डिटेलिंग। अब एक काम करते हैं, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको एक बार डील कर लो। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे भाई कि सेट जो है आगे में इसको और कैसे दे, इसके फॉर्म क्या क्या होते हैं। तो रोस्टर फॉर्म एक हो जाएगा और एक तुम्हारा कौन सा
करो करो करो, याद करो, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो दो फॉर्म होते हैं इसके, एक हो जाएगा तुम्हारा रोस्टर फॉर्म और एक हो जाएगा तुम्हारा इसमें से सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ही इजी है। पहले ये कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, फटाफट निकालो इसको जल्दी। अच्छा एक चीज, इसको डील करने से पहले कुछ चीज और बताना है। वेट 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 वेट, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका पहले देख लो भाई। देखो, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम लोग किसी न किसी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। ठीक है, चाहे ए बी सी डी कुछ भी ले लो, उसमें से कैपिटल लेटर यूज करेंगे। अब जब भी सेट्स को लिखा जाता है तो सबसे पहले तो सेट का रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई सा एक सेट ए लिया, ठीक, सेट ए को लिखेंगे ये, उसके बाद फिर इक्वल टू का साइन दे करके इसमें करली ब्रेसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो करली ब्रेसेस का यूज किया जाएगा ये भाई, और इस ब्रेसेस के इनसाइड में जो भी टर्म्स लिखे हुए रहेंगे उनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स, मेंबर्स, ठीक है, या ऑब्जेक्ट्स, जो इच्छा या डेटा। ठीक है, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। बाकी हम लोग को मैथ्स के तुम्हारे चैप्टर्स डील करने के टाइम पे इनको एलिमेंट्स बोलते हुए चलना है भाई। नाम उसके बहुत सारे होते हैं, बट हम लोगों को एक ही लेकर के चलना है, बार बार उसको हम लोग चेंज थोड़ी करते फिरेंगे उसको। ठीक है, तो यहां पे जैसे मान करके चलो कि ए बी सी डी और इस टाइप से 5 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। जो भी एलिमेंट्स करली ब्रेसेस के इनसाइड में लिखे जाते हैं उनको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, उनको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। तो ये बताएंगे भाई एक सेट और उसके एलिमेंट्स को। तो इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो यहां पे मैंने रिप्रेजेंटेशन का तरीका लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक फॉर्म हो जाएगा भाई। तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग बोलते हैं रोस्टर। इस टाइप के ही रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। आया बात इतना समझ में? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म के बाद इसी जो हम लोगों ने एलिमेंट्स को यहां पे लिखा हुआ है, इसी का हम लोग दूसरे फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक, तो इसी का अगर दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब ध्यान देना, सेट बिल्डर फॉर्म में कोई ऐसा बहुत हैवी चीज तुमको लिखना होता नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के भी और भी तरीके होते हैं, वो हम लोग क्वेश्चन के साथ में डील करते हुए चलेंगे और हम लोग शॉर्टेस्ट तरीका यूज करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पे जो चीज हम लोग को एलिमेंट के बेसिस पे लिखा हुआ है, इसी को हम लोगों को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फिर तो इसी का सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो, ए इज इक्वल्स टू सारे एलिमेंट्स को हम लोगों ने एक सिंगल एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर दिया एक्स। क्लियर? और यहां पे फिर बताएंगे भाई कि जो एक्स है सच दैट एक्स इज क्या हो जाएगा, फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर? एक्स इज फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर हो गया? तो भाई इसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा कुछ हैवी ऐसा काम करना था नहीं। अगर तुमको रोस्टर फॉर्म दिया जाए तो उसमें सीधा सीधा सारे एलिमेंट्स चिपकाओगे। अगर तुमको सेट बिल्डर फॉर्म दिया जाए तो सेट बिल्डर में तुमको उन्हीं एलिमेंट्स का स्टेटमेंट बना करके लिखना है। अब उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पे तुमको एक तरीका बताया हुआ है। अब इसको और भी कई तरीके से हम लोग लिखेंगे, जिसको कि हम लोग आगे के क्वेश्चन में फिर देखने वाले रहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों टाइप के फॉर्म में तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ठीक, अगर एलिमेंट्स के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है सेल का तो उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और वहीं अगर स्टेटमेंट के फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा एलिमेंट्स को, ठीक है, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को, तब के केस में उस सेट के फॉर्म को हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। बन जाएंगे अब? ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो इतना कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हुए चलो इसके क्वेश्चंस। सबसे पहले में देखो, तुमको एक सेट के बारे में ऊपर में दिया हुआ है और सेट के एलिमेंट्स दे दिए हैं, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स तुम्हारे बिलोंग्स कर रहे होंगे गिवन सेट को। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक दे दिया। क्लियर? अब इसमें से हम लोगों को बोल रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं
वो बिलोंग्स करने वाले होंगे सेट को या फिर नहीं, वो चेक करते हुए चलना है। तो सीधी सी बात, 4 जो है वो सेट का एक एलिमेंट है, तब के केस में ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई बिलोंग्स टू। -4 इसमें है नहीं तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। 12 भी इसमें नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू। -2 भी इसमें नहीं है तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 है तो ये हो जाएगा भाई बिलोंग्स टू, और 9 भी है तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू। क्लियर? बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन। हाँ, दूसरी बात, यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा, ना ही ऑनलाइन में ना ही ऑफलाइन में किसी को क्वेश्चन नोट डाउन करने का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे रिस्पेक्टिव ग्रुप में, ऑनलाइन वालों के लिए तुम्हारे फोल्डर्स में आ जाएंगे और ऑफलाइन वालों के लिए व्हाट्सएप के ग्रुप में आ जाएगा, या व्हाट्सएप में तुमको मैसेज कर दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे। जिसके पास सिर्फ एनसीईआरटी है उसको भी कोई लोड लेने का ऐसा रिक्वायरमेंट है नहीं कि आरडी शर्मा खरीदना है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? तो बिना आरडी शर्मा के भी तुम्हारा आराम से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जिसके पास नहीं भी है, इच्छा है लेने का ले लो, नहीं इच्छा है मत लो। क्लियर? चलो भाई ठीक। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स। एक काम करते हैं, जैसे यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए इज इक्वल्स टू दिस 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 और दिस। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं भाई, कुछ आइडिया लग जाएगा हम लोगों को। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे हम लोग कि ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज सेट ऑफ होल नंबर्स। इसमें होल नंबर्स लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी इस ग्रुप को हम लोग बता रहे हैं, रुक जा। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10 या लेस देन और इक्वल्स टू 10 या फिर लेस देन 11, ऐसा कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो x इज सेट ऑफ होल नंबर्स वेयर x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। एक तरीका ये हो गया भाई। ठीक, इसके बाद दूसरा तरीके से क्या हो जाएगा लिखने का, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। अगर होल नंबर्स को w से रिप्रेजेंट किए तो, ठीक है, x बिलोंग्स टू w वेयर x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगा दूसरा तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है। ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन है भाई, तुम्हारा भेजा जितना काम करेगा उस हिसाब से इसका फॉर्म तुम चेंज करके लिख लेना भाई। जितना शॉर्ट करके लिखोगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएंगे किसी भी एक सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के तरीके। और भी आ सकते हैं, और भी आएंगे तो भी हम, मतलब कि वो स्पेसिफिक क्वेश्चन में आएंगे। ऐसे तरीके तो तुमको यही दो देखने के लिए मिलने वाले हैं, या तो इस टाइप से सबको सिंबलाइज या फिर क्या बोलना चाहिए साइन के फॉर्म में ही लिख लो, या फिर ऐसे वर्ड्स में स्टेटमेंट बना बना करके लिख लो। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब बहुत ही शॉर्ट में निपटाएंगे इसको। क्वेश्चन में बोल रहे हैं सीधी सी बात, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। पहले नंबर पे लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड, सॉरी इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो इसके सारे सारे लेटर्स को लिखने हैं इसमें। सीधी सी बात, अगर हम लोग इस सेट को मान करके चलो ए से रिप्रेजेंट कर दिए, हालांकि ये वहां पे आया हुआ है, ये ना, ये वहां पे एक एलिमेंट बनने वाला है। ठीक, तो इसको ऐसा ऐसे लेटर से रिप्रेजेंट करो जो वहां पे ना आया हो। एक्स ले लिए, एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा, सारे लेटर्स यहाँ पे लिख दो, एम ए टी एच। ठीक है, मैं और नहीं लिख रहा, बाकी सारे भी यहाँ पे आ जाएंगे। दूसरा चीज समझो, अगर यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए रहते हो तो सेट के केस में एलिमेंट्स का ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ठीक, जैसे मैथमेटिक्स में अगर पहले ए से भी इसको लिखना चालू करते तो भी उसका वही मतलब होता जो हम लोगों ने पहले नंबर पे एलिमेंट एम को लिखा हुआ है। आ गया बात इतना समझ में? तो एलिमेंट्स के ऑर्डर्स आगे पीछे हो सकते हैं, क्लियर, बट जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे एम ए टी एच ई, एम ए टी आई सी एस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको चाहे एम ए टी एच ई करके लिखो या फिर पहले में ए लिख लो, और बाकी कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आ गया बात इतना समझ में? दूसरा चीज समझो, जैसे ए एम टी एच ई एम ए टी आई सी एस सारे लिख लिया, आगे पीछे थोड़ा सा पहले वाले को किया हुआ है मैंने। क्लियर? अब ये है भाई एक सेट, ये है भाई वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, ये है भाई तुम्हारा सेट। ठीक, चाहे सेट ये लिखो
तुमको सेट में मतलब होता है एलिमेंट से, कि कितने टाइप के एलिमेंट मिल करके ग्रुप बनाए हुए हैं, कितने टाइप के एलिमेंट मिल करके ग्रुप बनाए हो, तुमको बस उसी से मतलब है। तो चाहे एक्स के जगह पे ये पूरा लिख लो, ये भी 100% करेक्ट हो जाएगा ना। तो ए जो है ये रिपीट हुआ है, रिपीटेड चीजों को एक बार लिख लो, क्योंकि भाई एलिमेंट तुम यहाँ पे एक बार ए लिखोगे, 5 बार ए लिखोगे, वो तो इंफॉर्मेशन दे दिया कि ए जो है वो इस वाले सेट का एलिमेंट है, इस वाले सेट का एक ग्रुप में का एलिमेंट है, तो एक ऑब्जेक्ट इसका होने वाला हो। अब भाई तुम उसको एक बार लेकर के बताओ, 5 बार लेकर के बताओ, तुमको तो बस बताना है कि वो एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात। तो रिप्रेजेंटेशन चाहे 2 बार लिखो, चाहे 5 बार लिखो, चाहे 1 बार लिखो, सेट के एलिमेंट्स तुम्हारे रिप्रेजेंटेशन वही होने वाले हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार ए लिख लिए, एम भी 2 बार आया हुआ है तो एक बार एम लिख लिए, उसके बाद टी भी 2 बार आया हुआ है तो एक बार टी लिख लिए, उसके बाद ई एच सी एस, और भी कुछ बचा गया, आई, एक आई बचा है भाई। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे मैथमेटिक्स के लिए सारे एलिमेंट्स। आया इतना बात समझ में? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हम लोग मोस्टली चीजों को तो हम लोग को क्वेश्चन से ही डील करते हुए चलना है, क्योंकि थ्योरेटिकली अगर मैं तुमको पहले में बताऊंगा तो भाई तुम्हारे भेजे में एक तो बर्डन पड़ जाएगा, और ऊपर से उसको सॉल्यूशन के टाइम पे तुमको ज्यादा समझ में आने वाला रहेगा। तो उसको हम लोग पहले से थ्योरी में पढ़ करके उसका बर्डन क्यों बढ़ाएंगे? क्लियर? थ्योरी में हम लोग उतने ही एलिमेंट्स कवर करेंगे जो कि हम लोग को क्वेश्चन में समझ में आने वाला नहीं होगा। जो भी चीज हम लोग को क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा उसको हम लोग थ्योरी में पहले से क्यों कवर करें? क्लियर हो गया ये? अब जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स, इसको हम लोगों ने एक सेट पे देख लिया भाई, सीधी सी बात। अब यहाँ पे आगे के क्वेश्चन में और भी ऐसे एलिमेंट्स आने वाले हैं, जैसे मैं तुमको क्वेश्चन में ही बताऊंगा फिर कि एलिमेंट्स ऐसे ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जिनको कि तुमको फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, एक पैटर्न में दिया हुआ रहता है, सीरीज के फॉर्म में एलिमेंट्स दिए हुए रहेंगे, तो भाई तुमको बताना पड़ेगा ना कि उसका एक्चुअल में पैटर्न होने वाला क्या है। ठीक है, चलो उसको क्वेश्चन में डील करेंगे। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट अलजेब्रा दिया हुआ है, उसको भी बना लोगे, इक्वेशन दिया हुआ उसको भी बना लोगे। नेक्स्ट, दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7, कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 1 से लेकर के 6 तक के। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान देना, चैप्टर इजी है तो हड़बड़ी के चक्कर में एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करना भूल जाते हैं। हो सकता है एलिमेंट्स लिखोगे तो बीच में कॉमा ना डालो, हो सकता है एलिमेंट्स लिखने के टाइम पे ब्रैकेट ना डालो, स्कूल के एग्जाम में काट देंगे नंबर, मैं पहले ही बता रहा हूं। क्लियर? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाले हैं उसमें तुमको इन चीजों से डील नहीं करना, क्योंकि भाई उसमें तुमको प्रिंटेड मिलेगा जो भी एलिमेंट रहेगा, तो तुमको देख करके आइडेंटिफाई करना है। लेकिन स्कूल एग्जाम्स में तुमको उसको लिखना है, समझ में आया? और लिखोगे तो उसमें तुमको रिप्रेजेंटेशन में कुछ कुछ चीजें छूट सकते हैं, तो इजी है करके हलवा पूरी जैसे इसमें आराम से छोड़ते हुए मत लिखना। समझ में आ गया? ध्यान देते हुए हर एक चीजों को लिखते हुए चलना, क्योंकि स्कूल वाले तुम्हारे इन्हीं चीजों का वेट करते हुए, क्योंकि देखो भाई चैप्टर इजी है, क्वेश्चन इजी सॉल्व होते जा रहे हैं, तो उनको बस यही देखना है कि तुम कहां पे छोड़ रहे हो, ताकि उनको नंबर काटने के लिए जगह मिल जाए। तो किसी भी चेकर को ये हमको मौका नहीं देना है। आ गया इतना? चलो भाई नेक्स्ट बोलो, दिस सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स, तो इसमें आ क्या जाएगा? क्या आ जाएंगे सोचो, लिखने का कोशिश करो तो देखें थोड़ा सा, फिर मैं यहां पे लिखूंगा मैच करना। हो गया क्या? हो गया? चलो भाई ठीक। तो इसमें बोल रहा है दिस सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स लेना है। तो यहां से a इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे नंबर्स? इंटीजर्स बोला है तो 0 से स्टार्ट करोगे, तो 0 का स्क्वायर 0। अब ध्यान देना, -1 + 1 दोनों का स्क्वायर होता है 1, तो वो दोनों के लिए आ गया। फिर 2 का स्क्वायर -2 + 2 दोनों के लिए हो जाएगा भाई 4। तो 0 1 2 3 4 करते हुए तुम्हारा इसमें से सेट 0 1 4 9 16 25 करते हुए तुम्हारा सेट बनने वाला। क्लियर? तो इस टाइप से आगे जाएगा। इसी को अगर तुमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आ गया तो लिखोगे क्या? a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर वेयर
एन वेयर, एक सेकेंड, एन एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर है भाई, एन बिलोंग्स टू नहीं, वेयर एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स z। ठीक, वेयर एन बिलोंग्स टू z। तो ये हो जाएगा भाई इसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा हैवी फील हुआ नहीं रहेगा। देख लो भाई, ऑनलाइन वाले भी देख लो, जिसको भी किसी पॉइंट में डाउट हो रहा है तुरंत पूछ लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहां तक में किसी को कुछ डाउट आया हुआ रहेगा। ठीक है, जिसको डाउट है पूछ लेना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अच्छा पिछले वाले में क्या दिया था भाई, अच्छा रोस्टर फॉर्म में ही दिया, ठीक है। हाँ, इसमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमको चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में, तो ओरली बना लेते हैं। इसको कितना लिखेंगे भाई, इतना इजी इजी है। पहले नंबर पे बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर बिफोर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, किसके, ई के, ठीक है, लेटर बिफोर ई, तो ए बी सी डी हो गया, ठीक है, 4। नेक्स्ट इसके एलिमेंट्स बताएंगे, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25 बोल रहा है, ठीक है, और एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर से, तो क्या आ जाएगा यहां पे, मतलब 1 2 3 4, ठीक, 5 का स्क्वायर 25 चला जाएगा, उसको इग्नोर मारना। वहीं अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे देता तो 5 तक पहुंच जाता, ठीक है। ये भी थोड़े थोड़े डाउट्स क्रिएट कर सकते हैं किन्हीं को, तो इस पे भी फोकस रहना भाई। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन रहता साथ में, तो यहाँ पे हम लोग इसको 5 तक का एलिमेंट लेते, वो 25 से लेस बोला है, बोलने का मतलब उससे कम ही आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या जाएगा फिर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 10 और 20, ठीक है। तो 10 और 20 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, 11 13, 13 हो गया, फिर 17 और 19, क्लियर। तो ये हो जाएंगे भाई इसके लिए एलिमेंट्स। नेक्स्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। तो यहां से n भी, x का जो वैल्यू है ये 2n के इक्वल होना चाहिए, तो 2 से चालू होगा, 2 4 6 8, इवन नंबर मिलने वाला है बोलने का मतलब, ठीक है, ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स मिलने वाले हैं। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x इज अ प्राइम, अच्छा ये हो गया क्या, ये x इज रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वेयर x बिलोंग्स टू x। अब इसके लिए ये जो क्वेश्चन है, हाँ, ग्रेटर देन x, एलिमेंट्स लिखना है, कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, आएगा ही नहीं ना, ठीक है। तो ये जो है बुक में ये क्वेश्चन आगे के टॉपिक का पहले दे दिया, एक्चुअली में ये जब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स की डील करने वाले रहेंगे, 5, हाँ 5, या फिर नल सेट या फिर एम्प्टी सेट जिसको बोला जाता है, ये उसका केस है, क्लियर। तो ये बीच में एक क्वेश्चन आ गया है, तो इतना भेजे में दिमाग में बिठा करके रखना भाई, जो लोग कवर कर चुके हैं उनको आइडिया लग चुका होगा कि ये 5 या फिर नल सेट की बात कर रहा है या एम्प्टी सेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट मतलब कल वाले क्लास तक पहुंचेंगे। चलो भाई ठीक। नेक्स्ट x is a prime number which is a divisor of 60। तो प्राइम नंबर जो 60 का डिवाइजर हो कौन सा है, 3 3 2 2 भी एक प्राइम नंबर होता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद और कोई प्राइम नंबर है क्या, और नहीं है, और नहीं है। उसके बाद जो नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे कंपोजिट होने वाले हैं। समझ में आ गया बात, ठीक है। हाँ नहीं नहीं 10 नहीं होगा, चलो ठीक है, क्लियर। तो ये 3 आ गए। नेक्स्ट x is 2 digit number such that the sum of its digit is 8। बहुत ही इजी है, सारे 2 डिजिट के ऐसे नंबर्स उठाओ जिनका वंस और टेंस को मिलाने के बाद 8 आ रहा होगा, ठीक है। 26 यहां से चालू करना, 08 ना लिख देना गलती से भी, पैदल हो, वो 1 डिजिट नंबर होता है। अब अपना 0 इसके सामने में लिख देंगे तो 2 डिजिट बन जाएगा, और इसी के चक्कर में 08 भी ना ठूस देना, क्लियर। मैथ्स में 8 ही लिखा जाता है, वो हम लोग बाकी चीजों को रिप्रेजेंटेशन के लिए, ईयर्स वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए, मंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 0 उसमें पहले लगा देते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग को 2 डिजिट का नंबर देखना होता है भाई आगे चल करके, तो एक स्पेस पहले से बनाया जाता है। तो 1 से चालू करोगे क्या आ जाएगा, 1 7, ठीक है, फिर 2 2 6 2 6 लिए तो 6 2 भी आ जाएगा, फिर 3 5 तो 3 5 लिए तो 5 3 भी आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 4 4 हो गया भाई,
क्लियर? एक और बचा हुआ है। नहीं नहीं, 7-1 तो है, 7-1-1-7 एक छूटा था, और नहीं वो तो पहले ही बोल दिए, एक और छूटा है, सोच। नहीं वो भी बोल दिए, 8-0। 0-8 नहीं होगा, लेकिन 8-0 तो होगा ना भाई, समझ में आ रहा है? 0-8 नहीं होगा, ठीक है, लेकिन 8-0 तो 2 डिजिट का नंबर है, उसको कैसे इग्नोर मारोगे? क्लियर? तो ठीक है भाई, इसमें क्या आ जाएगा, एक और 8-0 भी आ जाएगा, ठीक, 0-8 ना लेना, 8-0 आएगा। हो गया ये। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये लिख लोगे, उसी को चिपकाना है चुपचाप। द सेट ऑफ ऑल लेटर, ये भी लिख लेना, BETTER, मतलब एक बार टी लेना है, एक बार ई लेना है, ठीक है, एक एक बार लेकर के तो उसको तुमको लिखना है। भले ही मैंने तुमको बताया कि दोनों ही कंडीशंस में 100% वो राइट होता है, लेकिन भाई तुमको ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, समझ में आया बात? तो 2-2 3-3 लेटर लिख करके छोड़ के मत आना, उसको एक लेटर बना करके आना है तुमको, बन जाएंगे अब ये, ठीक है। चलो अब एक सेकंड, ठीक है, कुछ तो कर ही लेंगे। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म बोल रहा है, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। थोड़ा सा मिस्टेक्स भी है क्वेश्चन में, तो ध्यान देना। सेकंड वाले क्वेश्चन में 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, फिर नेक्स्ट वाला भी 1/4 लिखा है, 1/5 है वो, क्लियर? तो मैं उसको करवाने के टाइम में सुधार दूंगा, टेंशन ना लेना। बाकी जब तुमको क्वेश्चन भेजे जाएंगे तो उस टाइम पे ध्यान देना भाई कि क्वेश्चन में भी मिस्टेक्स थे। पहले नंबर में, पहले नंबर क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो सीधी सी बात है, सेट बिल्डर फॉर्म में पहले को क्या लिखेंगे हम लोग, a इक्वल्स टू x सच दैट x, नहीं x, एक सेकेंड, हाँ, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर एन, वेयर x इज लेस देन 7 ले लो, या लेस देन और इक्वल टू 6 ले लो, दोनों ही ले सकते हैं, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 6 ले लो, या फिर लेस देन 7 ले लो, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ये बन जाएगा। सेकंड, उसमें क्या बोल रहा है, a इज इक्वल्स टू x सच दैट 1/n, x इज इक्वल्स टू 1/n, x इक्वल्स टू 1/n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1/1, 1/2, 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है ये 1/n क्या है, अब n के जगह पे 1 2 3 4 रखते हुए चलोगे भाई, तो तुमको वो एलिमेंट सारे के सारे मिल जाएंगे। यही मैं बोल रहा था, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसका फॉर्मेट बना लिया, क्या लिखे, 1/n, तो उसका रिप्रेजेंटेशन 1/n से हो गया। आगे हम लोग को ऐसे और एलिमेंट्स देखने के लिए मिलने वाला है जिसका कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन तुमको बनाना आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, मैं यहाँ पे एक लिखता हूं, थोड़ा सा ट्राई करो इसको। मैं लिखा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, और ये आगे गया हुआ है कंटिन्यू। तुम बताओ भाई इसका फॉर्मेट इस टाइप से क्या होगा, क्या हो जाएगा ये, n/n+1+1, मतलब n+1, और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सीधी सी बात, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम लोग को और भी क्वेश्चंस देखना है जिसमें कि तुमको फॉर्मेटिंग करना आना चाहिए। फॉर्मेटिंग तुमको ऐसे करना है कि उसके जगह पे जिस भी ग्रुप से वो बिलोंग किया हुआ रहेगा उसके किसी भी एलिमेंट को पुट करोगे तो तुमको सेट के एलिमेंट्स मिलने चाहिए, क्लियर। यहाँ पे जैसे नेचुरल नंबर से बिलोंग हो जाएगा भाई, तो कोई सा भी नेचुरल नंबर लिखेंगे तो पूरे के पूरे एलिमेंट्स हम लोग को मिलते हुए चलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे सेट बिल्डर फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत ही बेसिक था, बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन देना था। अब कल वाले क्लास से हम लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, ठीक, कोशिश करेंगे कि जहां पे ऐसे तुमको ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिले, एक आध दो जो तुमको डिफिकल्ट टाइप का दिखे उसी को यहाँ पे करेंगे, बाकी तुम्हारे लिए होमवर्क में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही था। अब बाकी क्लास जो है हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।
चलो भैया आज के लिए